नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट असम से आ रही है। असम सरकार ने अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने के लिए और राज्य पुलिस को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तर्ज पर 10 नई कमांडो बटालियन बनाने का फैसला लिया है। असम पुलिस में 10 नई कमांडो बटालियन होंगी। उन्हें असम, नागालैंड सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा और ये एनएसजी की तुलना में स्पेशल यूनिट होगी। राज्य ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि वहां के पुलिस कर्मियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। ऐसे में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई बटालियन बनाए जाने का फैसला लिया गया है और इसका भर्ती अभियान इसी साल शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट आईएनएस चक्रा को लेकर आ रही है। दोस्तों, अभी हाल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि आईएनएस चक्रा, जो कि भारत की परमाणु पनडुब्बी है, उसको वापस रशिया भेज दिया गया है, जबकि अभी लीज को पूरा होने के लिए 1 साल बचा हुआ था। ऐसे में रशिया की तरफ से जानकारी आई है कि आईएनएस चक्र को जल्द ही वापस इसलिए किया गया क्योंकि साल 2020 में इस पनडुब्बी पर एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से इसके दोनों हल क्षतिग्रस्त हो गए। दरअसल रशिया के द्वारा बनाई गई इस पनडुब्बी का डबल हल्ड है। इसमें 2 हल होते हैं, एक दबाव आंतरिक हल और एक हल्का बाहरी हल, जो कि पनडुब्बी के उछाल और क्षति को अवशोषित करने की क्षमता के लिए अनुमति देता है। रूस के अनुसार आईएनएस चक्र पनडुब्बी पर एक हाई प्रेशर वाला हवा के सिलेंडर में विस्फोट हो गया था और ये विस्फोट, जैसे कि मैंने बताया, 2020 में हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाई प्रेशर वाला ये गैस सिलेंडर 2 पतवारों यानी कि 2 हल के बीच में था। हल को तो नुकसान हुआ, इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक हथियार और हाइड्रो एकॉस्टिक इक्विपमेंट को भी नुकसान हुआ। हालांकि इमरजेंसी में भारतीय तकनीकों ने इसके दोनों हल्स यानी कि पतवारों की मरम्मत पूरी की और इसके बाद इसे रशिया भेजा गया है। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब इस आईएनएस चक्र में दुर्घटना हुई है। इससे पहले 2017 में भी विशाखापट्टनम के बंदरगाह में जब आईएनएस चक्र प्रवेश कर रही थी तो इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना से आईएनएस चक्र का सोनार जो गुंबद होता है यानी कि सोनार डोम जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पनडुब्बी का, जो सतह और पानी के भीतर दुश्मनों के खतरों का पता लगाने का काम करता है। और इसको ठीक करने के लिए रशिया ने भारत से $20 मिलियन की मांग की थी, जिसमें कि इसे ड्राई डॉक किया जाना था। यानी कि दोस्तों, आईएनएस चक्र को 2020 में हुई दुर्घटना के बाद इसे वापस भेज दिया गया है और इसकी जगह एक और परमाणु पनडुब्बी भारत लेगा, जिसे वितरित करने में रशिया को 4 साल लगेंगे। लेकिन ये जो कमियां हैं रशिया की इन पनडुब्बियों में, वो कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना के लिए एक खतरे का कारण भी है। इसलिए भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इससे एक तो लागत कम आएगी, दूसरा जो मेंटेनेंस है वो भी आसानी से होगी, क्योंकि रशिया मुंह मांगी कीमत मांगता है इन पनडुब्बियों को ठीक करने के लिए। तकनीकी कमी उनकी वजह से होती है और अगर उसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है और उसमें कुछ दिक्कतें आ जाएं तो उसके लिए पैसा भी रशिया मांगता है। तो ऐसे में अब जरूरत बहुत ही कम है हमें रशिया पर डिपेंड होने की, इसीलिए भारत अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। अब भारतीय सेना के जवानों को भारतीय सेना में ऑफिसर बनना आसान हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपने चयन मापदंड को लेकर यानी कि अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में ढील दी है, जिससे कि एक सेना के जवान को ऑफिसर बनना आसान हो जाएगा और इसके लिए 1 जनवरी 2022 से 2 महीने का एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। इस नए नियम में 30 से 35 साल के एज ग्रुप के जवान और विशेष कमीशन अधिकारी यानी कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर के रूप में इसे लागू किया जाएगा। सेना की सभी यूनिटों को इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसबी की अब स्टेज 1 यानी कि स्टेज 1 से गुजरने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि मौखिक परीक्षा और ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना शामिल है। अब सीधा स्टेज 2 में जवान अप्लाई कर सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो आर्मी कैडेट कॉलेज में सिलेक्शन प्रक्रियाओं को इसी मापदंड के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जो सेना के अधिकारियों को रक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। स्पेशल कमीशन ऑफिसर के रूप में चयनित एक जवान को 8 हफ्ते के कम्युनिकेशन स्किल से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 1 साल का प्रशिक्षण भी लेगा। अगली अपडेट एचएएल को लेकर आ रही है। अगले साल से एचएएल अपने विमानों को डिलीवर करना शुरू कर देगा। एचएएल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन जी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में उत्पादन में देरी हुई है, क्योंकि इससे जो सप्लाई चेन थी और कच्चे माल की डिलीवरी थी वो प्रभावित हुई कोविड महामारी की वजह से। लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही है और अगले साल जुलाई से हम समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे, अगर कोई तीसरी लहर नहीं आती है तो। एचएएल ने कहा कि उनके कर्मी ओवरटाइम करना चाहते हैं और जो उन्होंने वर्किंग डेज खोए हैं उस पर दिन रात काम करके अपनी प्रोडक्शन लाइन को स्थिर करना चाहते हैं। 20 तेजस जेट के एक बैच के फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि एफओसी संस्करण के उत्पादन पर आर माधवन ने कहा कि हमें इनमें से 10 और का उत्पादन करना है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा
और अगले 4 जेट तैयार हैं और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जल्द ही तेजस की सुविधा में इन्हें उड़ाने के लिए बेंगलुरु आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1 संस्करण के लिए जो ऑर्डर दिया गया है 83 जेट्स का, वो भी अगले साल यानी कि 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा AMCA के ऊपर उन्होंने बताया कि हमें तय करना होगा कि हम इसके डिजाइन को फ्रीज करने के बाद इस जेट का उत्पादन कैसे करते हैं। हम उत्पादन के लिए जो निजी भागीदार हैं उनकी सहायता लेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने कहा कि 15 हल्के हेलीकॉप्टरों का परीक्षण लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाली जगहों पर किया गया और अब उन्हें ऑर्डर मिलना बाकी है। HAL इस साल करीबन 5 से 7 LCH का उत्पादन करेगा। वहीं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 75वें साल पूरे होने पर अगस्त 2022 में हम पहली डिलीवरी करने को तैयार हैं। इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के बारे में कहा कि 10 से 12 टन वाले बड़े हेलीकॉप्टर को बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसका विंड टनल परीक्षण किया जाना बाकी है। इसके लिए थल सेना और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने अपनी जरूरतें बताई हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर इन्हें बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के भांडाफोड़ को लेकर आ रही है। बेंगलुरु पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 लोगों को अवैध फोन एक्सचेंज यानी कि इलीगल फोन एक्सचेंज चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को स्थानीय कॉल में बदल देते थे, जिससे कि भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। पुलिस ने बताया कि इनके पास 2 सिम बॉक्स मिले हैं, जिसमें एक ही समय पर 960 सिम कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि 36 वर्षीय इब्राहिम केरल के मल्लापुरम और गौतम वी विश्वनाथ जो कि 27 साल का है, वो तमिलनाडु के तिरुपुर का रहने वाला है। इन्होंने इस अवैध गतिविधि के लिए शहर के 6 इलाकों में 32 उपकरण लगाए थे। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अगली अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप और इनोवेशन को समर्थन देने के लिए 498.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि ये कदम रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने का बढ़ावा मिलेगा। रक्षा उत्पादन के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 300 स्टार्टअप और 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को समर्थन करना है, ताकि प्रोटोटाइप्स का उत्पादन किया जा सके और रक्षा में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि 2018 में रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX की पहल की शुरुआत की थी। IDEX का उद्देश्य है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो कि इनोवेशन, डेवलपमेंट और स्टार्टअप आगे आए, साथ ही रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। अगली अपडेट BSF से आ रही है। BSF ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक चाइनीज नागरिक को पकड़ा है। आपको बता दें कि BSF के एक दल ने 35 वर्ष के एक युवक को सुबह करीबन 7 बजे उस समय पकड़ा जब वो मालदा जिले में सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। उस व्यक्ति के पास से चीनी पासपोर्ट, बांग्लादेशी वीजा, एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन सिम कार्ड मिले हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने उसकी पहचान जुनवई खान के रूप में की है। उसे अभी BSF की चौकी पर रखा गया है। हालांकि इससे संबंधित एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अब पता चलेगा दोस्तों कि ये चाइनीज क्यों अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या इसका प्लान था, ये सब आने वाले समय में पता चल पाएगा। अगली अपडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर आ रही है, जिसमें कि अब 2 स्क्वाड्रंस जोड़े जाएंगे ऑफिसरों की कमी पूरा करने के लिए नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA का अब विस्तार किया जा रहा है और सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी पूरा करने के लिए सैन्य कैडेटों की वार्षिक संख्या को लगभग 400 की संख्या में वृद्धि किए जाने की योजना है। भारतीय वायुसेना के विदेशी कैडेटों और ग्राउंड ड्यूटी कैडेटों के प्रशिक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए इस इंटेक को बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त ट्राई सर्विस सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में वर्तमान में 18 स्क्वाड्रन है। वर्तमान में NDA में लगभग 2020 कैडेट प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रत्येक स्क्वाड्रन में लगभग 120 कैडेट्स होते हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मौजूदा स्क्वाड्रन में 2 और स्क्वाड्रन जोड़े जाएंगे, जिससे कुल संख्या बढ़कर 2400 कैडेट की हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सशस्त्र बलों में जो मौजूदा सैन्य अधिकारियों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। 2019 में लोकसभा में एक लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा था कि सशस्त्र बलों में कुल मिलाकर 9427 अधिकारियों की कमी है। इनमें से सेना में 7399 अधिकारियों की, नौसेना में 1545 अधिकारियों की और वायुसेना में 483 अधिकारियों की कमी है। यानी कि बहुत अच्छा कदम है कि अब 2 स्क्वाड्रंस और जोड़ी जा रही हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उसका विस्तार किया जा रहा है और ऐसे में जो कमी है हमारे पास अधिकारियों की तीनों सेनाओं में वो पूरी हो जाएगी। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि
इसरो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूर्वोत्तर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में विकास परियोजनाओं को सहायता देगा। इसरो अब नॉर्थ ईस्ट में सैटेलाइट इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के उत्तम इस्तेमाल की पेशकश करेगा। इन एप्लीकेशंस का उपयोग भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में सभी 8 राज्यों में ढांचागत परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 6 पहले ही इसरो को अपने विशिष्ट प्रस्ताव भेज चुके हैं। सिक्किम और असम जल्द ही अपने प्रस्ताव भेजेंगे। इसरो की भागीदारी देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी, जहां विकास परियोजनाओं के लिए डेटा मैप और साझा करने के लिए इसरो के संस्थागत भागीदार भी होंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।